हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर सेकंड और सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आज अपने इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, यानी कि थ्योरेटिकली लास्ट पार्ट है। इसके बाद अपने क्या बचेंगे, एक तो न्यूमेरिकल बचेंगे और एक इसमें बचेगा आपका जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज अपने लास्ट दो टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं। पहला जो टॉपिक है वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सो बबल। ये दो टॉपिक अपने इसमें करेंगे। और दोनों ही टॉपिक देखो, जो 14वां टॉपिक है, 14 नंबर टॉपिक है, वो आपका प्रीवियस जो प्रेशर वाला आपने इलेक्ट्रिक प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। और 2 नंबर जो आपका टॉपिक है वो आपका इसी जो ऊपर वाले टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा 11th का भी काम आएगा, तो वो देखते हैं अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। एक तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो अपना टॉपिक है वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसमें अपने को क्या फाइंड करना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इस जो टॉपिक का है वो ये है कि जब आप किसी कंडक्टर को क्या देते हो, चार्ज दे देते हो, बाहर से चार्ज प्रोवाइड कर देते हो, तो वो आपको पता है कि उस कंडक्टर की सरफेस पे क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उस चार्ज के कारण क्या होता है कि उस चार्ज के अपने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें क्या लिए थे, छोटे छोटे एलिमेंट लिए थे। और आपको कहा था मैंने कि ये जो बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट है एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, रिपल्शन फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स की एक तो वैल्यू फाइंड की थी, और एक जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें अपने प्रेशर की वैल्यू फाइंड की थी। और मैंने कहा था ये फोर्स और प्रेशर क्या लगते हैं, सरफेस के ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं। ये अपने प्रीवियस प्रेशर वाले टॉपिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक फोर्स वाले टॉपिक में अपने इसको डिस्कस किया था। तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है कि आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर को जब अपने चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उसके प्रेशर लगने लग जाता है, प्रेशर आउटवर्ड लगता है। अब अगर आपको कह दें भी इस कंडक्टर को आपको प्रेस करना है, कंप्रेस करना है या इसको दबाना है बाहर से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स आउटवर्ड लग रहा है या जो प्रेशर लग रहा है उसके अपोजिट आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। कि अगर आपको कह दें भी किसी कंडक्टर को चार्ज अपने गिवन है, उस कंडक्टर को आपको और ज़्यादा कंप्रेस करना है, दबाना है बाहर से, तो दबाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो खुद फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स क्या बन जाएगा, उस फोर्स से अपने को वर्क डन मिलेगा। और वो वर्क डन क्या हो जाता है, जो आपका ये वाला कंडक्टर है इसमें एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ये वाला वर्क डन जो होता है। ठीक है, तो मेनली क्या चीज़ है कि आपको एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी किससे आएगी, वर्क डन से आएगी अपने पास। ठीक है, तो अब अपना जो प्रोसीजर रहेगा इस टॉपिक में वो देख लो क्या प्रोसीजर रहेगा। कि अपने को प्रेशर की वैल्यू पता है, प्रेशर क्या होता है किसी कंडक्टर के लिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है प्रेशर की। अब इस प्रेशर से अपने क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। प्रेशर से क्या फाइंड करेंगे, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। प्रेशर को अपने एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपने पास क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। अब इस फोर्स से अपने क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होता है कि फोर्स और इनटू में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट अपने फाइंड कर लेंगे और यही वर्क डन इसमें क्या हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही वर्क डन क्या बनता है, एनर्जी बनता है। जो प्रीवियस ईयर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी अपने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो वर्क उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और अब आपको निकालनी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। तो जो आपकी एनर्जी आएगी उसको आप क्या कर दोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये स्टेप आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। इस स्टेप से अपने को हेल्प ये मिलती है कि अपने को पता लग जाता है वो डेरिवेशन अपने को करना कैसे है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर से फोर्स, फोर्स से क्या निकालोगे, वर्क, यही वर्क एनर्जी बनेगा। और एनर्जी को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। तो समझ में आया।
तो अब अपने वही चीज़ है यहाँ पे कि वी नो दैट ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्रेशर वर्क्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स और प्रेशर वर्क करते हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू डिस्प्लेस या मूव द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अब अपने इस कंडक्टर की सरफेस को क्या करें, डिस्प्लेस करें या मूव करें या इसको कंप्रेस करें, आप ऐसे कह सकते हो, तो देन वी विल डू सम वर्क डन ऑन द कंडक्टर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंडक्टर। ये जो वर्क डन होता है ना, ये क्या होता है, कंडक्टर की एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। समझ आया? सो दिस एनर्जी इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ये वाला डायग्राम आपको शो कर रखा है, तो इस डायग्राम में ये वाला एक कंडक्टर है, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर आपको रेडियस गिवन है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। तो कंप्रेस करने से आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा खुद को, और वो वर्क इसकी क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा, और यही अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी जनरेट किस कारण हो रही है कि आप उसको प्रेस कर रहे हो। प्रेस करने का मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो। तो जो ये एनर्जी स्टोर होती है ना, ये एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, वॉल्यूम में चेंज से रिलेटेड होती है, क्योंकि आपका वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये एनर्जी क्या होती है, वॉल्यूम में चेंज से रिलेटेड होती है। इस लाइन का मतलब ये है। अब नेक्स्ट जो मेन डेफिनेशन आती है वो क्या डेफिनेशन है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसे कहेंगे कि कोई भी अगर आपका सरफेस है जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है या उसको चार्ज आपने गिवन है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको अपने क्या बोल देंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्यों बोलते हैं, देखो डेंसिटी क्या होती है, आपको पता है कि डेंसिटी अपने रो से लिखते हैं। रो इज इक्वल टू, अगर डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहूँ तो m/v होता है, यानी मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो। अब आप यहाँ पे डिवाइड किसको कर रहे हो, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो इसको अपने एनर्जी डेंसिटी कह देंगे। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी वाले फॉर्मूले के जैसे ही फॉर्मूला आता है अपने पास। तो आपको पता लग गया थ्योरेटिकली भी अपने को फाइंड क्या चीज़ करनी है और एनर्जी स्टोर क्यों होती है किसी कंडक्टर में। अब इसका निकालते हैं अपने फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो अपने पास क्या है, ये डायग्राम आपको समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा डायग्राम है और ज़्यादा यूज भी नहीं है इसका, यहाँ पे इतनी यूज है। देखो ये आपका कंडक्टर है जो ब्लू कलर वाला है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर इसकी रेडियस है। अब आप इसको चार्ज दोगे तो उसकी सरफेस पे आउटवर्ड फोर्स और प्रेशर वर्क करने लगेगा, फोर्स और प्रेशर वर्क करेगा। अब अगर आपको इसको प्रेस करना हो या इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना हो तो आपको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर आप कह सकते हो फोर्स लगाओगे तो वर्क डन होगा इस पे। तो ये वाला फोर्स इसको क्या कर देता है, डी आर डिस्प्लेस कर देता है, मतलब इसकी रेडियस को डी आर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो अब जो इन साइड वाला ये जो रेड कलर वाला स्फीयर है, ये है तो आउटसाइड वाला ही लेकिन कंप्रेस होने के बाद है ये, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, आर माइनस डी आर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, तो आप कहोगे भी सर आपने कितना किया, डी आर डिस्प्लेसमेंट किया। क्यों डी आर किया, क्योंकि पहले रेडियस आर थी और अब पूरे की रेडियस कितनी आ रही है, आर माइनस डी आर आ रही है, मतलब डी आर आपने इसको क्या कर दिया, प्रेस कर दिया अंदर की ओर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि लेट वी हैव ए चार्ज सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब अपने पास देखो स्फीयर कैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, लेकिन होगा कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉलिड और होलो में कोई फर्क नहीं है, आपको पता है, बताया था मैंने कि फॉर्मूले दोनों के क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, और चार्ज भी दोनों का क्या रहता है, सरफेस भी प्रेजेंट रहता है। तो होलो और कंडक्टिंग स्फीयर है, हैविंग रेडियस स्मॉल आर, इनकी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा है। इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद पॉजिटिव चार्ज देन, इसको अपने चार्ज कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है बाहर से। तो अब देखो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, प्रेशर जो होगा वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपने प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस टॉपिक में इसको समझ रखा है, इसका फॉर्मूला डेराइव आपने कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, प्रेशर के बाद मैंने आपको क्या कहा था कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, क्योंकि देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो F/A होता है।
फोर्स ऑन यूनिट एरिया, इसको क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो जब आप फोर्स निकालना चाहोगे तो ये ए इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रेशर इनटू एरिया। तो अब देखो एरिया जो आपका स्फीयर है, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर रेडियस इस स्फीयर की है तो इसका एरिया कितना लोगे आप, इसका एरिया हो जाएगा 4πr², जो इसका सरफेस एरिया है। तो अपने क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू के लिए, फोर्स की वैल्यू फाइंड कैसे की, कि इसके सरफेस एरिया को आपने प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि अब अपने स्फीयर को क्या कर दिया, कंप्रेस कर देंगे, बाहर से इसको दबा देंगे। तो नाउ लेट वी हैव मूव या डिस्प्लेस द सरफेस ऑफ द स्फीयर एट ए डिस्टेंस dr, या फिर इसको और कह देंगे कंप्रेस द स्फीयर एट ए डिस्टेंस dr डिस्टेंस तक इसको क्या कर देती है, अपने कंप्रेस कर देती है। ये वाली लाइन ज़्यादा सही है, ये मूव वाली लाइन इतनी यहाँ पे फिट नहीं बैठती है, ठीक है। तो वर्क डन देखो क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका होता है dw, क्योंकि आपने स्मॉल डिस्प्लेस किया है, इसको dr डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए dr के लिए वर्क डन dw हो जाएगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाली यहाँ पे। तो जब आप फोर्स की वैल्यू पुट करोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू σ²/2 ε0 4πr² dr। अब यहाँ पे जो वो आपका 4πr² dr है, इसको अपने dv कहेंगे, ये है कंप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्योंकि देखो जो आपका 4πr² है इसकी यूनिट होती है, क्योंकि ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और ये क्या है, इसको डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो ये वाली यूनिट मीटर क्यूब बनेगी। मतलब ये किसी चीज़ का वॉल्यूम बन रहा है, ये वाली टोटल जो चीज़ है, ठीक है। एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, वॉल्यूम। अब बन किसका रहा है ये वॉल्यूम, वो देखो आप, जो ये मैंने पिंक कलर से दिखा रखा है ना, ये वाला वॉल्यूम है। क्योंकि देखो पूरे का एरिया कितना है, 4πr² है, और dr इसको आपने प्रेस कर दिया, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये जो मैंने लाइनिंग वाला एरिया दिखा रखा है, इस एरिया का क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, जो आपने प्रेस कर किया हुआ है एरिया। समझ आया। तो अब आपके पास क्या आ गया कि dw की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 4πr² dr को dv लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द स्फीयर। अब ये जो वर्क डन आया है, ये वर्क डन अपने बाहर से कर रहे हैं, इस पे एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, तो यही वर्क डन क्या बन जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि यही वर्क डन उस जो ऑब्जेक्ट पर जिस पर आप वर्क कर रहे हो उसकी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी du या dw, इसको du लिखेंगे अपने क्योंकि एनर्जी लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा σ²/2 ε0 इंटू dv, या इसको मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब ये सोच सकते हो आप फॉर्मूला क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, सोचो क्यों लिखा है। देखो फॉर्मूला ये इस कारण लिखा है, इसका रीज़न ये है कि आपने प्रेशर की वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी निकाली थी। बिल्कुल प्रीवियस जो पिछली वीडियो थी या पिछला टॉपिक था उसके लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें आपने निकाला था कि प्रेशर की वैल्यू इंटेंसिटी की फॉर्म में, तो ये वाली इंटेंसिटी की फॉर्म में आती है हाफ ε0 e²। तो इस σ²/2 ε0 की जगह अपने क्या कर देंगे, हाफ ε0 e²। ये वाला फॉर्मूला भी चला सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये एनर्जी तो आई है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट du के लिए, तो अगर अपने को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना हो तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, आप इस du का इंटीग्रेशन कर दोगे। तो ये du क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ σ²/2 ε0 dv, या फिर इसका इंटीग्रेशन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये एनर्जी अपने ना ही तो डेरिवेशन में काम आती है किसी में, इसका डेरिवेशन तो कर ले, ना ही न्यूमेरिकल में काम आती है, और ना ही इस पर कभी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, वो जो अपना मेन टॉपिक है उसमें से। टॉपिक अपना क्या था, टॉपिक अपना ये था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम। तो अब आपने ऊपर जो फॉर्मूला निकाला है ये तो dv क्या है, आपके वॉल्यूम में एनर्जी की वैल्यू है। तो अगर आपको क्या करना हो, एनर्जी डेंसिटी निकालनी होगी, तो आप क्या करोगे, एनर्जी डेंसिटी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ uv। uv का मतलब है एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो uv ये हो जाएगी, एनर्जी को अगर अपने क्या कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ये du एनर्जी और ये dv क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ये v है, ठीक है, और ऊपर u है। तो अब आप ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको क्या कर दोगे, ये वाली इक्वेशन है, इसको dv से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा σ²/2 ε0 या हाफ ε0 e²। ये फॉर्मूला काम आता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, स्टेप जो मैंने बताए हैं ना, बस वो याद रखने हैं। ऑटोमेटिक से डेरिवेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी डेरिवेशन करने में। समझ आया? बस आपको स्टेप याद रखने हैं डेरिवेशन वाले। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कोई यानी कि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट वगैरह नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल इससे एक दो कई बार पूछा जाता है। तो देखो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। ठीक है, चार्ज सोप बबल का क्या करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको फाइंड करनी है। तो अब ये सोप बबल कहाँ से आया, ये देखो, ये आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा होगा, 11th क्लास में ही, जो सरफेस टेंशन वाला था, फ्लो ऑफ लिक्विड वाला चैप्टर था, जिसमें बर्नौली थ्योरम आती है। उसमें क्या था कि लास्ट में जाके एक टॉपिक आया था सोप बबल का इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, तो उसमें देखो दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। एक चीज़ तो ये पढ़ी होगी, जो ये वाला टॉपिक आता था कि इसमें क्या होता था, अपने बबल, या फिर आप, ये तो एक है बबल, सोप का बबल, या फिर उसमें आप लेते थे वाटर की ड्रॉप। तो इन दोनों की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है ना, स्फेरिकल। ये तो होलोस्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर की जैसे होता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसकी शेप जो मेंटेन रहती है वो टी यानी कि सरफेस टेंशन के कारण मेंटेन रहती है, दोनों की शेप। तो इसमें क्या होगा कि अगर तो आप क्या लेते हो, वाटर की ड्रॉप लेते हो, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है 2T/R, इसको एक्सेस प्रेशर बोल देते हैं। और इस प्रेशर के कारण ही क्या होता है, जो आपकी ड्रॉप है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल रहती है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है जो इसकी शेप को मेंटेन करता है, और ये प्रेशर लगता है किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण लगता है। अब जो आपका सोप बबल होता है, इसके क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, एक तो बाहर वाला सरफेस होता है और एक इंटरनल सरफेस होता है। तो इसके इंटरनल में क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर लगेगा वो 40/R होता है। ठीक है, ये 40/R एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है। वैसे तो क्या होता है कि दो तरह के प्रेशर होते हैं। अब अगर मैं इस सोप बबल की बात करूं, तो इस पे दो टाइप के प्रेशर वर्क करेंगे। एक प्रेशर तो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर होगा, जो अपने पर भी वर्क करता है हर टाइम, वो इस सोप पर लगेगा। और एक प्रेशर जो क्या होगा, इसके अंदर लगेगा, इनसाइड प्रेशर जनरेट हो जाता है। और इन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो अपने 40/R से इसको शो करते हैं, और इसको एक्सेस प्रेशर बोल देते हैं। और ये प्रेशर किसके कारण लगता है, सरफेस टेंशन के कारण लगता है। सरफेस टेंशन से ही क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप को मेंटेन करता है, या कोई भी लिक्विड है वो अपनी शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, जो उसका फ्री सरफेस होता है, और वो अपना एरिया मिनिमम करने की ट्राई करता है। तो ये 11th क्लास की बात है। अगर आपको नई डिटेल में पता, तो 11th क्लास में 11th जो चैप्टर है वो आप उठा के देख लेना अपना। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड वाला, वहाँ डिटेल में आपको पता लग जाएगा। यहाँ मैं इतनी नहीं बता सकता, क्योंकि 12th में आपको ओनली इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो अब होगा क्या कि जब आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये एक सोप बबल है। ठीक है, अब इस सोप बबल को अपने यहाँ पे क्या दे देंगे, चार्ज दे देंगे। तो सोप बबल के इनसाइड आपको पता है कि इसके सरफेस टेंशन के कारण एक प्रेशर लगता है, जिसको अपने एक्सेस प्रेशर बोल देते हैं, और इसकी डायरेक्शन ये वाली होती है। ये हमेशा क्या करता है, जो ये बबल होता है ना, इसको धकेल के रखता है, मतलब इसको सिकुड़ने नहीं देता। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 40/R होती है। क्या होती है, 40/R इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अपने अब इसको चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे देते हो तो उसकी सरफेस पे क्या लगता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वैल्यू अपने σ²/2ε0 लिखी थी। ठीक है, तो अब वही चीज़ है कि फॉर ए सोप बबल द प्रेशर एट इट्स इंटरनल सरफेस इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट एट आउटर सरफेस, यानी आउटर सरफेस से इनसाइड वाला प्रेशर ज़्यादा होता है। द डिफरेंस बिटवीन दीज प्रेशर्स इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, इसको एक्सेस प्रेशर बोल देते हैं। इट इज़ बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन टी। ये जो प्रेशर जो होता है ना, एक्सेस प्रेशर होता है, ये टी के द्वारा क्या हो जाता है आपके पास, उसके द्वारा इक्विलिब्रियम में हो जाता है या बैलेंस हो जाता है। और इसकी वैल्यू जो होती है पी एक्सेस इज इक्वल टू 40/R होती है। क्या होती है, 40/R इसकी वैल्यू होती है। यानी अंदर जो प्रेशर लगेगा, एक मिनट यहाँ पे अपने दोबारा इसको बनाते हैं। जो देखो अंदर प्रेशर लगेगा पी एक्सेस लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पी एक्सेस अंदर की ओर प्रेशर लगेगा, और बाहर सरफेस टेंशन लगता है। तो इस सरफेस टेंशन से जब आप क्या निकालते हो, वो इसकी वैल्यू निकालते हो, तो ये आती है 40/R।
ठीक है, 40/r वैल्यू आती है इसकी। तो अब देखो जब आपने इसको चार्ज दे दिया तो अब पी एक्सेस तो बाहर की ओर लग ही रहा था, पी एक्सेस तो बाहर की ओर लग ही रहा था आउटवर्ड। अब इस पे आउटवर्ड एक और प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा जब आपने इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया, और इस प्रेशर की जो वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इसको अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल देते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेस प्रेशर तो आउटवर्ड लग ही रहा था, उसमें एक और प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया और इनकी जो वैल्यू हो जाएगी अब 40/r के इक्वल हो जाएगी। ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया जो कि पी एक्सेस की डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है ना। ये प्रेशर क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने बबल को क्या कर दिया, सोप बबल को चार्ज प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पूछते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या जनरेट होता है कि सर फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन पी एक्सेस आपने 0 क्यों लिया, व्हाट इज़ द रीज़न। तो मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिस भी साइंटिस्ट ने ये फार्मूला बनाया है उसने ही अपने प्रयोगों द्वारा या एक्सपेरिमेंट द्वारा ये चीज़ यहाँ पे रखी है कि जो आपका सोप बबल है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होगी जब आपका पी एक्सेस प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाए, सॉरी 0 हो जाएगा। मतलब कि जो आपका सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर लगता है और जो आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम में पोजीशन में कब होती है, जैसे मान लो कि आपको कह दूं कि मैं मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, वो भी 20 न्यूटन का है। तो आप बताओ ये ऑब्जेक्ट हिलेगा या नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा ना। तो अब इसको क्या क्या कह देंगे अपने कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सी पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो वैसे ही इसमें सोप बबल में इसमें क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन है उसके कारण जो आपका प्रेशर लग रहा है वो 40/r लग रहा है। क्या लग रहा है, 40/r। और जो इसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये वाले दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो मतलब पी एक्सेस की वैल्यू आपको 0 पुट करनी पड़ेगी। ये कंडीशन है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की कि पी एक्सेस 0 होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये आपको ऐसे का ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को 40/r की इक्वल कर दो। अब देखो आपको मेन इक्वेशन तो ये वाली याद रखनी है, ठीक है। नीचे वाले फॉर्मूले तो चलो आपको निकाल के बता दिए हैं। आपको अब देखो न्यूमेरिकल में क्या होगा, या तो सिग्मा टी और आर, इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और तीसरी फाइंड करने को कह देगा। तो आप क्या करोगे कि सारी वैल्यू पुट कर दोगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड कर लोगे, वो आपको अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पे तो चलो फॉर्मूले बुक में बना रखे हैं तो मैं बना देता हूँ भाई। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4t के साथ। तो सिग्मा स्क्वायर जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और सिग्मा की वैल्यू √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r हो जाएगी। अब दोबारा अगर इक्वेशन सेकंड से अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन सेकंड से देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं r को इधर भेज दूं और सिग्मा स्क्वायर को नीचे ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ ड्रॉप आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप क्या भूल गया मैं, रेडियस ऑफ सोप बबल, ठीक है। सोप बबल लिख लेना, आप स्फीयर लिख दिया मैंने गलती से। तो ये 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब बात आती है चार्ज की। तो देखो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो आप क्या करोगे, देखो रेडियस ये होती है, आपको पता है रेडियस ये वाली होती है। अब चार्ज क्या होगा, चार्ज की वैल्यू मैंने ये वाली लिखी है। अब ये कैसे लिखी कि आपको पता है यूनिट वॉल्यूम पे तो यूनिट जो सॉरी एरिया पे तो चार्ज है सिग्मा। तो अब पूरे स्फीयर का एरिया कितना है, 4πr² है। कितना है, 4πr²। पूरी ड्रॉप जो पूरा सोप बबल है उसका जो एरिया वो कितना, 4πr²। तो इस पूरे पे चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा। तो अब अपने क्या कर देंगे, सिग्मा इंटू 4πr²। तो अब देखो सिग्मा की वैल्यू आपके पास ऊपर से लिखी है मैंने यहाँ से उठा के। अब यहाँ पे देखो बात आती है, यहाँ पे जो थोड़े से मैथ में वीक हैं बच्चे उनको दिक्कत आती है। देखो 4π का तो मैंने 4π पहले लिख लिया, ठीक है, 4π लिख लिया। अब बात आती है r² की। तो अगर मैं आपसे कहूँ भी √16, अब इसको समझो, आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। √16 बराबर क्या होता है, 4 होता है। अब √16 को आप लिख क्या सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 का जब आप अंडर लेते हो तो देखो जो आप ये 4 है इसको क्या लिख सकते हो, 2 की स्क्वायर लिखते हो।
तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब आप स्क्वेयर कर रहे सॉरी अंडर रूट ले रहे हो तो पावर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। लेकिन अगर आपको कहूँ कि इसका दोबारा इसको अंडर रूट के अंदर भेज दो, तो जब आप 4 को अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो ये 16 बन जाएगा, मतलब पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 2 की पावर 2 को अंडर रूट के अंदर भेजना हो तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ आर स्क्वेयर था, तो जब मैं इसको अंडर रूट के अंदर भेज दिया, अब ये अंडर रूट के अंदर आ गया तो आर की पावर 4 बन जाएगा। तो आर की पावर 4 से आर ही कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4 पाई अंडर रूट 8 टी एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। सो बबल के लिए उस पर चार्ज कितना है, ठीक है, चार्ज इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका भी सेकंड चैप्टर। अब आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने हैं। आपको क्वेश्चंस की वीडियो मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। पहले अपने इसके जो थियोरटिकल क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसके, चाहे वो न्यूमेरिकल हैं चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, वो इसके मैक्सिमम करने की ट्राई करो। कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ, कुछ रिमेनिंग रह रहे हैं, वो वाले आप करने की ट्राई करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।